स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एग्जाम डेस्क में। और आज के इस वीडियो में दोस्तों अपन बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियों के बारे में। हर एग्जाम में देखा गया दोस्तों, इस सेक्शन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को आए हैं। अभी जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था वहां पर भी देखने को मिला था कि भारतीय संविधान की अनुसूची से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है, तो आपको कौन से अनुसूची में किस प्रावधान के बारे में दिया गया है उसके बारे में पूछ लेता है। और एग्जाम्पल की बात की जाए तो आपको पूछ लेगा कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अगर आपको पता है ये चीज तो आपका एक नंबर 100% कंफर्म हो जाता है। अगर नहीं पता है तो आपका वही नंबर जो है चले जाता है। तो उसी एक नंबर के लिए अपन आज ये वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। और हम इस वीडियो में दोस्तों आपको पूरा का पूरा याद कराने का 100% गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ कि अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको पूरी की पूरी अनुसूची आसानी से याद हो जाएगी। और आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, फ्री माइंड से सिर्फ और सिर्फ वीडियो को वॉच करते रहना है लास्ट तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय संविधान में टोटल अनुसूची कितनी है। तो देखियो, मूल संविधान की बात की जाए तो मूल संविधान में दोस्तों 8 अनुसूची थी। ठीक है, और भाग की बात की जाए तो मूल संविधान में टोटल 22 भाग थे और अनुच्छेद कितने थे, तो 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, लेकिन वर्तमान में कंडीशन थोड़ी चेंज हो चुकी है। और वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में दोस्तों आपको याद रखना है, वर्तमान में ये जो अनुसूचियां हैं ये बढ़कर कितनी हो चुकी है, 12 हो चुकी है। और भाग की बात करें तो भाग भी दोस्तों 25 हो चुके हैं और अनुच्छेद 461 हो चुके हैं। ठीक है, ये आज का डेटा है। अनुच्छेद दोस्तों बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो भविष्य में हो सकता है आप और ज्यादा अनुच्छेद पढ़े। ठीक है, तो वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में टोटल अभी 12 अनुसूची है। ठीक है, इन्हीं 12 अनुसूचियों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आप लिख सकते हैं भारतीय संविधान में टोटल कितनी अनुसूची है, तो टोटल है दोस्तों 12 अनुसूची। और आपसे एग्जामिनर ये भी पूछेगा कि मूल संविधान में बताइए कितनी अनुसूचियां थी। तो आपको याद रखना है मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, 8 अनुसूची थी। ठीक है, चलो बात करते हैं अनुसूची की। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रथम अनुसूची की। देखिए, पहले मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ, लास्ट में आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिसके सहायता से आप पूरी की पूरी अनुसूची को याद कर लेंगे आसानी से। सबसे पहले बात करते हैं प्रथम अनुसूची की। प्रथम अनुसूची में क्या दिया गया है, तो प्रथम अनुसूची में दोस्तों पूरे के पूरे राज्य कितने हैं अभी वर्तमान में, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो पूछेगा आपसे एग्जाम में कि प्रथम अनुसूची में क्या लिखा गया है, या ये भी पूछ सकता है कि भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। पहली अनुसूची में भारतीय क्षेत्र और उसके संघ शासित प्रदेशों के बारे में उल्लेख किया गया है। एक और चीज आपको मैं बता दूं कि जो भी राज्य परिवर्तित होता है, राज्य का नाम या राज्य के आकार में या क्षेत्रफल में बदलाव किया जाता है, जैसे कि एक राज्य से 2 राज्य बना दिया गया था। अभी हाल ही में जो लेटेस्ट की बात करूं, लेटेस्ट जो है जम्मू कश्मीर राज्य का विघटन कर दिया गया था और 2 यूनियन टेरिटरी में उसे बांट दिया गया था। एक कौन सी, जम्मू एंड कश्मीर, और दूसरी लद्दाख। तो ये किस अनुसूची में परिवर्तन करने का किया जाता है, तो पहली अनुसूची में परिवर्तन किया जाता है। पहले आप पहली अनुसूची में पढ़ते रहे होंगे कि 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन अब क्या पढ़ते हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इस प्रकार से देखा जाए तो आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि नए राज्यों में परिवर्तन और नए राज्यों का पुराने राज्यों का विघटन करने के लिए किस अनुसूची में चेंज परिवर्तन किया जाता है। तो कौन सी अनुसूची में परिवर्तन किया जाता है, प्रथम अनुसूची में परिवर्तन किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं दूसरी अनुसूची में क्या है। ये पहला है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में दोस्तों जितने भी हमारे विभिन्न राज्य शासन व्यवस्था के जितने भी पदाधिकारी होते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, उच्च न्यायालय के, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, इन सभी की वेतन भत्ते का प्रावधान किया गया है। तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं यहाँ पे उच्च पदाधिकारी, उच्च पदाधिकारी के वेतन और भत्ते, वेतन और भत्ते
प्रावधान जो किया गया है किस अनुसूची में किया गया है, तो आपको याद रखना है दूसरी अनुसूची में किया गया है। अब इसी से तीसरी अनुसूची को भी आप इसी से याद रख सकते हैं। मतलब कि दूसरी अनुसूची दिख रहा है बराबर, ठीक है। मतलब कि दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची को आप एक साथ याद रखेंगे। तीसरी अनुसूची में क्या है भाई, तो यह तीसरी अनुसूची में जो ये पदाधिकारी जितने भी, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा में अध्यक्ष नहीं होता, सभापति होता है, और उपसभापति, ठीक है। राज्य विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ठीक है। उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, इन सभी के शपथ का प्रावधान किया गया है। शपथ का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो जितने भी ये जो दूसरी अनुसूची में जितने भी पदाधिकारी है उनकी शपथ का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में किया गया है। याद हो गया आपको, आसानी से याद हो जाएगा। अब देखिए चौथी अनुसूची भी अपन इसी टाइप से याद करेंगे। चौथी अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया है, देखिए विभिन्न राज्य है। आपको पता है भारत में 2 सदन है, एक तो लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। लोकसभा का चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाता है, जो कि कौन कहलाते हैं, एमपी कहलाते हैं, जिसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, अब हिंदी में उसे सांसद बोलते हैं। दूसरे सांसद अवर होते हैं जो कि राज्यसभा में बैठते हैं, जिसे उच्च सदन बोला जाता है। क्या आपने कभी सुना है कि आपने राज्यसभा के सांसदों का चुनाव हो रहा है देश में किसी राज्य में, या राज्यसभा के सांसदों के चुनाव के लिए आपने मतदान किया है? क्या आपने ऐसा कभी सुना है? नहीं सुना ना। तो वो कहाँ से आते हैं, जो राज्य में जो राज्यसभा के सांसद होते हैं वो कहाँ से आते हैं, तो दोस्तों वो राज्यों की जो विधानसभा होती है और विधान परिषद होती है वहां से चुनकर आते हैं। और एग्जाम्पल की बात करें तो अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग राज्यसभा की सीटें की आवंटन किया जाता है। तो ये किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी, ये किस अनुसूची में इसका प्रावधान किया गया है, तो इसका प्रावधान चौथी अनुसूची में किया गया है। तो चौथी अनुसूची में क्या किया गया है, राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन, राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन, ठीक है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन मतलब किस राज्य को कितनी सीटें दी जाएंगी, इसका निर्णय कौन करेंगी, हमारी चौथी अनुसूची। एग्जाम्पल की बात करें एमपी के लिए, अभी मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटें टोटल कितनी है, 11 है, ठीक है। तो ये इसका प्रावधान कहाँ किया गया, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में किया गया है। ये 4 आपको आई होप याद हो गई होगी। आप बगैर देखे आप बोल सकते हैं पहली अनुसूची में क्या किया गया है, भारतीय संघ और राज्य, मतलब कि सबसे पहले क्या आएगा, हमारा देश आएगा, और देश के अंतर्गत राज्य होते हैं और संघ से। देश किससे मिलकर बना होता है, राज्य से और संघ से। और ऐसा भी कहा गया दोस्तों, भारत क्या है, राज्यों का संघ है, ठीक है। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। दूसरी अनुसूची में क्या उल्लेख है, तो दूसरी अनुसूची में दोस्तों राज्य को चलाने के लिए कौन कौन चाहिए, आपको राष्ट्रपति चाहिए, ठीक है, उपराष्ट्रपति चाहिए, प्रधानमंत्री चाहिए, लोकसभा स्पीकर चाहिए, ठीक है। और क्या क्या चाहिए, विधान परिषद है तो वहां का सभापति, उपसभापति, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इनके वेतन और भत्ते दूसरी अनुसूची में दिया गया है। तीसरी अनुसूची में इन सभी की शपथ दिलाना है आपको। चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यों की सीटों का आवंटन। अब बात करते दोस्तों पांचवी अनुसूची की। पांचवी अनुसूची में क्या दिया गया है, तो आपको याद रखना है पांचवी अनुसूची में जो है, पांचवी अनुसूची, इसमें दोस्तों एससी मतलब शेड्यूल कास्ट और एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो प्रशासन किस प्रकार से किया जाएगा, देखो इनके लिए स्पेशल प्रोविजन होते हैं। किसी भी राज्य में एससी और एसटी के लिए एक अलग से जो है कानून होते हैं। तो इनके क्षेत्रों का प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में किस में दिया गया है, तो पांचवी अनुसूची में दिया गया है। तो आपको याद रखना है एससी और एसटी क्षेत्रों के प्रशासनिक और नियंत्रण का उल्लेख जो किया गया है पांचवी अनुसूची में किया गया है। इसके बाद आती है छठी अनुसूची। तो दोस्तों ये भी इसी से रिलेटेड है, एससी और एसटी से ही रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर एससी नहीं आएगी, शेड्यूल कास्ट नहीं आएगी, शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में बात करेंगे छठी अनुसूची में। और कहाँ की जनजाति की बात करेंगे अपन, तो आप ऐसे याद रख सकते हो MATM,
मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। आप मेरे साथ बोलिए, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। इन क्षेत्रों के जनजातीय क्षेत्रों का मतलब इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्र का क्या है इसमें? प्रशासन। मतलब कि जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जो ट्राइबल्स है या जनजाति है, उनका दोस्तों उनका संरक्षण प्रदान करना है उन्हें, ठीक है, या उन्हें क्या काम करना है, हमें संरक्षण देना है। तो उनकी व्यवस्था जो की गई है 6ठी अनुसूची में की गई है। देखो आप एक बार फिर से रिवाइज मान लीजिए, ठीक है, इसको एक साथ अलग याद रखेंगे, इन दो को एक पेयर में याद रखेंगे, दूसरी और तीसरी को एक पेयर में याद रखेंगे, चौथी फिर आप ऐसे याद रख सकते हैं, 5वीं और 6वीं का भी आप पेयर बना के याद रखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं 7वीं अनुसूची की। तो 7वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? तो 7वीं अनुसूची में दोस्तों राज्य और संघ के अर्थात केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन, मतलब कहने का क्या है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। अब बात करते हैं दोस्तों 7वीं अनुसूची की। तो 7वीं अनुसूची में क्या प्रावधान है? तो दोस्तों 7वीं अनुसूची में आपको याद रखना है, 7वें नंबर पे आती है हमारी 7वीं अनुसूची, और इसमें केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति का विभाजन, केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन मतलब क्या? 7वीं अनुसूची के संबंध में ही 3 प्रकार की सूची बनाई गई है। कौन कौन सी? पहली है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है दोस्तों संवर्ती सूची। इनको अलग से अपन डिस्क्राइब करेंगे किसी दिन, ठीक है। यहाँ पर आप इतना ही समझ लीजिए कि 7वीं अनुसूची में ही संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची का प्रावधान किया गया है, ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछेगा केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा किस अनुसूची के तहत किया गया है? तो 7वीं अनुसूची आपको याद रखना है, और इसमें 3 प्रकार की सूचियां बनाई गई है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। जो संघ सूची में जितने भी कानून दिए गए हैं, इन पर जो है कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? केंद्र के पास है। मतलब कि केंद्र सरकार ही संघ सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। वर्तमान में इसके विषय की बात की जाए तो इसमें दोस्तों अभी 100 विषय शामिल है, ठीक है। इसमें कितने विषय है? 100 विषय है। प्रारंभ में इसमें 97 विषय हुआ करते थे। इसके बाद राज्य सूची में दोस्तों, राज्य सूची में की बात की जाए तो इसमें राज्य सरकार के द्वारा कानून बनाया जा सकता है, राज्य सरकार के द्वारा ही इस पर कानून बनाया जा सकता है। इसमें टोटल 66 विषय शामिल है, ठीक है। और संवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों ही बैठकर कानून बना सकते हैं, ठीक है। इसमें टोटल अभी 47 विषय वर्णित है। इन विषयों को याद रखना उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। जब हम इनके डिटेल में पढ़ेंगे तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा संघ सूची में कितने विषय है और कौन कौन से विषय है। पूरे के पूरे 100 सब्जेक्ट को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिस पर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। फॉर एग्जाम्पल की बात करूं, आपसे पूछेगा जनगणना किस सूची के तहत आती है, तो आपको याद रखना है जनगणना जो है किस का विषय है? संघ सूची का विषय है। उसी प्रकार से भूमि अधिग्रहण मतलब कि भूमि पर जो टैक्स लगता है वो किस सूची का विषय है? तो वो राज्य सूची का विषय है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। जैसे कि पुलिस व्यवस्था किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है, ठीक है। चलो, ये आई होप आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद 8वीं अनुसूची की बात करते हैं। 8वीं अनुसूची में दोस्तों 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है, भाषाओं का वर्णन किया गया है, ठीक है। 8वीं अनुसूची में क्या है? तो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत संविधान में जितनी भी भाषा है उनका वर्णन कहाँ किया गया, उनका उल्लेख कहाँ किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में किया गया है। अभी तक अपन ने देखा 8 के 8 अनुसूचियां, ये थी हमारी मूल संविधान में वर्णित अनुसूची। आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। पहली संविधान में आप मेरे साथ बोलेंगे, प्रथम अनुसूची में क्या दिया गया है? राज्य और उसके केंद्र शासित प्रदेश। दूसरी अनुसूची में क्या दिया गया? तो उच्च पदाधिकारी और उनके वेतन और भत्ते के बारे में दिया गया है।
तीसरी अनुसूची की बात करें तो थर्ड अनुसूची में क्या वर्णन किया गया है, तो तीसरी अनुसूची में दोस्तों उनकी जो उच्च पदाधिकारी होते हैं उनके वेतन और भत्ते का प्रावधान किया गया है। चौथी अनुसूची की मैंने आपको बताया था राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची के तहत किया जाता है। पांचवी अनुसूची उसके बाद आती है। पांचवी अनुसूची में क्या किया गया, क्या प्रावधान है, तो एसटी और एससी क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में लिखा गया है। उसके बाद छठी अनुसूची आती है, मैंने आपको बताया था पांचवी और छठी को एक साथ याद रखेंगे। छठवीं में क्या है, MATM मिजोरम, असम, त्रिपुरा और मेघालय के जो जनजातीय क्षेत्र है उनका नियंत्रण के बारे में छठी अनुसूची में किया गया है। सातवीं अनुसूची में राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन, और आठवीं अनुसूची क्या है हमारी 22 भाषा। आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि मूल संविधान की जो अनुसूची थी या मूल संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया था, तो मूल संविधान में दोस्तों आपको याद रखना है केवल 14 भाषा थी, 14 भाषाएं थी। ठीक है, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। ठीक है, चलो इसके बाद दोस्तों जो हमारे 4 संविधान जो 4 अनुसूचियां जिनको जोड़ा गया है उनको हम एक साथ याद रखेंगे। ठीक है, ये बाद की अनुसूचियां हैं तो इन्हें आप एक साथ याद रखें और ये आसानी से आपको याद भी हो जाएंगी। तो सबसे पहले 9वीं अनुसूची की बात करेंगे, फिर 10वीं की बात करेंगे, 11वीं और लास्ट हमारी 12वीं। ठीक है, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं, 11 और 12वीं, 12। ठीक है, 9वीं अनुसूची में दोस्तों भूमि अधिग्रहण से संबंधित कानून है। भूमि अधिग्रहण, देखो सरकार जब 1950 में क्या हुआ, संविधान हमारा लागू हुआ। ठीक है, कहानी इसके पीछे की आप थोड़ी सी समझ लीजिए। तो 1950 में विभिन्न विकास कार्य सरकार को करना था और बहुत से ऐसी भारत में 522 जो है रियासतें थी, मतलब कि राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था और उनकी जो है जमीनें बहुत ज्यादा आती थी। ठीक है, तो कहीं से भी अगर सड़क गुजर रही है तो वो अटका देते थे कि भाई ये हमारी जमीन है, यहाँ से आप सड़क नहीं ले जा सकते। ये ऐसे में क्या वो सरकार को दिक्कत हो रही थी, तो उसमें 9वीं अनुसूची ऐड की गई। कब, प्रथम संविधान संशोधन के तहत, प्रथम संविधान संशोधन के तहत। तो आपसे एग्जाम में पूछता है कि प्रथम संविधान संशोधन क्या है। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ ये, तो ऑब्वियसली बात है 1951 में, जस्ट एक साल बाद, 1950 के जस्ट एक साल बाद ही होता है प्रथम संविधान संशोधन और उसमें 9वीं अनुसूची को ऐड कर ली जाती है, जो कि क्या है दोस्तों, भूमि अधिग्रहण से संबंधित कानून है। प्रारंभ में क्या हुआ था कि इसमें जो है इस अनुसूची के तहत जो भी अगर कानून बना दिया जाता था, ठीक है, तो उनका जो है उनको चुनौती नहीं दी जा सकती थी। मतलब कहने का यह है कि जो भी कानून बना दिया जाता था उन पर जो है विचार नहीं किया जा सकता था, मतलब सीधा सीधा परिवर्तनीय नहीं थे। ठीक है, लेकिन 2007 में संविधान पीठ का एक निर्णय आता है, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि अगर 9वीं अनुसूची के तहत जो भी कानून बनाया गया है, अगर वो कानून जो है मनुष्य के मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, ये आपको एडिशनल फैक्ट है, आप याद रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों 10वीं अनुसूची, 10 से 10 होता है और 10 से ही होता है दल बदल। दल बदल कब किया गया, तो आपको याद रखना है ये 52वें संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन 1985। ठीक है, 52वें संविधान संशोधन 1985, इंदिरा गांधी की मृत्यु 1984 को हुई थी। ठीक है, आई होप आप सभी को पता होगा। 1984 का ही साल था जो भोपाल गैस कांड हुआ था, सभी को पता होगा। और क्या घटना है 1984 की, देखिए। तो 1984 का घटनाक्रम, जब इंदिरा गांधी की मौत हुई तो विभिन्न जो दल है अलग अलग बिखर रहे थे। मतलब कि अगर आपने बीजेपी से चुनाव लड़ा है, आप कांग्रेस में चले गए जीतकर, किसी ने कांग्रेस से चुनाव लड़ा है, बीजेपी में आ गया। तो ये व्यवस्था को खत्म करने के लिए 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। कब, 52वें संविधान संशोधन 1985 में। ठीक है, और इसमें क्या प्रावधान किया गया था, तो दल बदल कानून बनाए गए। तो दल बदल क्या होता है दोस्तों, मान के चलो कि अगर आपने
आपने एक किसी विशेष चुनाव चिन्ह जो कि आपको बोलना चाहिए चुनाव आयोग द्वारा दिया गया या किसी एक विशेष पार्टी से आपने चुनाव लड़ा है, ठीक है। बाद में आप क्या करते हैं, दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं, तो आपकी सदस्यता, जो भी आप सांसद हैं या विधायक हैं या आप विधानसभा के सदस्य हैं या राज्यसभा के सदस्य हैं या विधान परिषद या विधान मंडल के सदस्य हैं, तो आपकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। कहने का मतलब आप आई होप समझ चुके होंगे। मतलब कि एक विधायक साहब है, एक विधायक है, इन्होंने चुनाव लड़ा भाई बीजेपी से, ठीक है, कोई भी पार्टी से लड़ा, ए पार्टी से इन्होंने चुनाव लड़ा, इनका मन परिवर्तन हो गया, प्रलोभन दी बी पार्टी ने और यहाँ पर चले गए, तो भाई जनता का तो यहाँ नुकसान हुआ ना, है ना। मतलब कि लोकतंत्र का यहाँ क्या हो रहा है, हनन हो रहा है, क्योंकि ये चाहने वाले हैं इसके एक स्पेसिफिक पार्टी के और ये चले जाता है इस पार्टी में, ठीक है। तो अगर ये इस पार्टी में जाता है बी पार्टी में, तो इसकी जो सदस्यता है ये रद्द हो सकती है, ठीक है। मतलब कि ये विधायक नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होते हैं, उपचुनाव होते हैं। आपने सुना होगा उपचुनाव का नाम तो, है ना। इसी कंडीशन में होते हैं। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, पहले एक पार्टी से दूसरे पार्टी में चले जाते थे तो उनकी सदस्यता जो है रद्द नहीं होती थी। आई होप आपको 10वीं अनुसूची आसानी से समझ आ चुकी है। इसके बाद 11वीं अनुसूची की हम बात करते हैं। दोस्तों 11वीं अनुसूची में जो है पंचायती राज व्यवस्था को शामिल किया गया है। पंचायती स्वशासन मतलब कि जो ग्रामों में ग्राम पंचायत होगी उसका प्रावधान कौन सी अनुसूची में किया गया है, 11वीं अनुसूची में किया गया। इसे कब एड किया गया, 73वें संविधान संशोधन 1993 में इसे एड किया गया। और इसके बाद ही आता है दोस्तों नगरीय पंचायत, मतलब कि नगर पालिका। आपसे पूछेगा नगरीय स्थानीय स्वशासन, इसे भी दोस्तों 74वें संविधान संशोधन 1993 के तहत एड किया गया, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी अपन ने 12 अनुसूची देख ली। एक बार फिर से आप इसे रिकॉल कर लीजिए। 9वीं अनुसूची में क्या है, भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रावधान। 10वीं अनुसूची में दल बदल, 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत, 12वीं अनुसूची में क्या है, नगर पालिका। आपको याद हो गया होगा। अब एक ट्रिक के माध्यम से हम इसे याद करते हैं। ट्रिक क्या है, तो ट्रिक दोस्तों एक कहानी के तौर पर है। कहानी ये है कि एक व्यक्ति है, उसकी नौकरी लग जाती है किसी राज्य में, ठीक है। तो नौकरी लगेगी तो कहाँ लगेगी, राज्य में लगेगी। तो पहला क्या हो गया, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, राज्य में ही लगेगी ना, या अंडमान निकोबार में भी लग सकती, जम्मू कश्मीर में भी लग सकती है। मतलब राज्य और केंद्र आ जाएंगे पहली अनुसूची में। फिर क्या होगा, उसको वेतन तो मिलेंगी, तनख्वाह मिलेंगी, ठीक है। तो दूसरी अनुसूची में क्या है, तनख्वाह है, ठीक है। लेकिन उसे तनख्वाह तो दे दी जाएगी, लेकिन उसे शपथ भी लेना पड़ेगा। शपथ किस चीज की लेगा, क्योंकि वो भ्रष्टाचार न करे, करप्शन न करे, इसलिए उसे क्या लेना पड़ेगी, शपथ लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो तीसरी में क्या है, शपथ। चौथा क्या है दोस्तों, देखो उसकी नौकरी कहाँ लगी है, राज्यसभा में लगी है। राज्यसभा हमारा उच्च सदन होता है ना, तो राज्यसभा में उसकी नौकरी लगी। तो चौथी क्या है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अब राज्यसभा में दोस्तों एससी और एसटी के लिए विशेष प्रावधान जोड़ा जाता है। तो 5वीं क्या है, एसटी और एससी के लिए प्रावधान, ठीक है। छठी क्या है, देखो अब उसे नौकरी लग गई, ठीक है, पैसा मिल गया, वे शपथ ले लिया, एससी एसटी हो गया। उसके बाद उसे पैसा निकालना है, तो कहाँ से निकालेगा, एटीएम से निकालेगा, ठीक है। कहाँ से निकालेगा, एटीएम से निकालेगा। MATM मतलब कि मिजोरम, असम, त्रिपुरा और मेघालय, यहाँ के जो जनजाति क्षेत्र है उनका प्रशासन। क्या हो गया, कहाँ तक हो गई हमारी, छठी हो गई। 7वीं में क्या है, शक्तियों का विभाजन, मतलब कि केंद्र और राज्य में इसे कैसे याद रखेंगे। देखो पैसे उसने निकाल लिया, उसके बाद पैसा हो गया, सब कुछ हो गया, तो उसका ट्रांसफर, उसका जो औहदा और बढ़ा दिया गया, मतलब उसका प्रमोशन हो गया। तो प्रमोशन हो गया तो उसे अब राज्य और केंद्र दोनों की बीच की जो है जवाब जिम्मेदारी को संभालना है। मतलब राज्य में भी उसे नौकरी करनी है और केंद्र सरकार के भी बारे में उसे सोचना है। तो राज्य और केंद्र दोनों शक्तियां, बंटवारा हो गया उसमें, शक्तियों का विभाजन। अब वो क्या हो गया, नेशनल तौर पे उसकी नौकरी लग गई, मतलब कि वो एक IAS ऑफिसर भी बन गया है, सचिव बन गया है। तो उसे भाषा का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि बहुत से राज्यों की जो है अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषा होती है, तो बहुत से लोग उससे टकराएंगे, ठीक है, बहुत से मिलेंगे, तो भाषा का ज्ञान होना चाहिए। तो 8वीं अनुसूची क्या होगी, भाषा होगी। अब 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं ये बाद में ऐड किया गया। तो 9वीं में क्या है, भूमि अधिग्रहण, 10वीं में दल से दल बदल,
11वीं में क्या है पंचायत और 12वीं में क्या है नगर पालिका। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा का पूरा याद हो चुका होगा। अगर याद हुआ है तो दोस्तों मेरे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि हाँ हो गया। ठीक है, नहीं हुआ तो एक बार फिर से इस वीडियो को देखना, तो 100% आपको जो है याद हो जाएगा। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर पहली बार आप इस यूट्यूब चैनल या इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको भविष्य में दोस्तों ऐसे ही वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद।